नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करते हैं सब कुछ कुशल मंगल होगा। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फुल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास वो L1 और L2 दोनों के लिए ही बेहतरीन होने वाली है। साथ ही में सीटेट के बच्चों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। और देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पास आउट हो वो हमारे चैनल से ही पढ़े हों। एक एक बार भले ही, चाहे एक बार एक वीडियो देखी हो आप लोगों ने, लेकिन देखा तो हो, यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने रीट के लिए पूरी की पूरी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। नंबर सिस्टम हम लोगों ने पहले पढ़ा और 4 क्लासों में हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया। और L1 के लिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गारंटी। मान लीजिए कि 5 प्रश्न जो आएंगे, हो सकता है कम भी पूछे जाए, लेकिन एवरेज 5 प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। तो वो पांचों प्रश्न हमारी उन प्रीवियस 4 क्लास प्लस आज की इस क्लास से ही आ जाएंगे। ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे, सर आज की इस क्लास में प्रश्नों से क्यों करवा रहे हो, आप तो पूरा एकदम समझा के करवाते हो। समझेंगे आज की इस क्लास में भी, लेकिन आज की क्लास में मैं उन प्रश्नों को लेके आया हूँ जिन्हें हम लोग किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उन प्रकार के अलग अलग प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, उन्हें समझेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, एक प्रश्न क्या दिया है, संख्या नहीं दिया, हमें एक प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में लगातार 4, 5 और 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए, पहली बार पढ़ने में आपके भी दिमाग के ऊपर से गया होगा प्रश्न। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना दिया हो उतना समझे, पहले शुरू करें और देखिएगा। दिया क्या है, 4, 5 और 7 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता है। ठीक है। देखिए, यहाँ हम लोग इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। जी। अब देखिए, भाग दिया है हमने किसका, 4, 5 और 7 का। शेष बचा है हमारे 2, 3 और 4। ठीक है, यही शेष बचा है। अब देखिए, संख्या का तो हमें नहीं पता कि संख्या क्या बनने वाली है, लेकिन ये प्रश्न ना सीधे तरीके से हल किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। अगर इस प्रश्न को सीधे तरीके से हल करने के लिए निकल गए तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है। तो सीधा सीधा तरीका है, समझाऊं वैसे समझ लीजिए। यहाँ मान लीजिए संख्या है अक्स बनेगी, लेकिन लास्ट में शेष क्या बचता है, शेष 4 बचता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि 7 का भाग एक ही बार गया और 4 बच गया। ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी, हम लोगों को ऐसे नहीं कि प्रॉपर संख्या लेनी है, सबसे छोटे से छोटे मानते हैं, तो यहाँ हम लोग एक मान लेते हैं, इसीलिए छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी वो। ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग सोचिए कि 7 का एक बार भाग देने के बाद में 4 शेषफल बच गया, तो अब संख्या क्या आ जाएगी, 11। तो यहाँ बनेगा क्या, 11। अब 5 का 11 बार भाग देने के बाद में 3 शेषफल बच गया, तो 5 गुणा 11 प्लस 3, 55 प्लस 3 यानी कि 58। तो संख्या क्या आ गई यहाँ पे, 58। अब आप लोग देखेंगे कि 4 का पूरा पूरा 58 बार भाग चला गया और फिर 2 बच गया, तो 4 गुणा 58 प्लस 2। ठीक है। अब 4, 8 चौक 32, 2 हासिल 3 और 20 और 3 23, 232 प्लस 2 कितना हो गया, 234। तो वो संख्या क्या हो गई, संख्या अक्स का मान क्या आ गया, 234। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 4 का भाग देंगे इसमें पहले, 2 बचेगा, 58 बार जाएगा, उसके बाद में 5 का भाग देंगे, 3 बचेगा, 11 बार जाएगा, उसके बाद में 7 का भाग देंगे, 4 बचेगा। ठीक है। अब क्या, अब पूछा क्या है प्रश्न में, अब पूछा क्या है कि इसी संख्या में लगातार 7, 5 और 4 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अब वही प्रोसेस है सेम ही जो हमने अभी छोड़ी है। क्या करेंगे, वापस से वही 2 लाइनें खींचेंगे इस प्रकार से, और 2 लाइनें हम लोग इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है। अब देखिए, भाग देना किस किस का, 7, 5 और 4 और 4, संख्या क्या है, 234। अब 7 का भाग देंगे पहले, तो 7 3 21, 22 23, 2 बचा 24, और वापस से 7 3 21, 3 शेषफल बच गया। उसके बाद में अब 5 का भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 6 5 30 और 3 शेषफल बच गया। अब 4 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और फिर कितना शेषफल बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है। 2 शेषफल बच जाएगा। अब शेषफल क्या बचा, जब 7, 5 और 4 से भाग दिया तो 3 3 और 2 शेषफल बचा। ठीक है। तो ये हमारा
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक मजेदार चीज ये है कि मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखे प्रश्नों में, क्योंकि हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है ऑप्शनों के आधार पे उत्तर निकालना। कोई एक आध तरीका जो होता है जिसमें आप लोग ऑप्शन लेके चलते हैं और उत्तर आता है, लेकिन बाकी तो हम लोग एकदम बेसिक से चले और अलग अलग तरीके देखे, तभी तो हमारी तैयारी बेहतर होगी ना। इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं कि आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखिए हर प्रश्न के बाद में एक एक प्रश्न मैं आपको खुद के लिए करने के लिए दूंगा। तो इसे सबसे पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं और आपको अब मैं प्रश्न देता हूं, देखिएगा। प्रश्न देंगे, क्या प्रश्न देंगे, हाँ रुकिए। देखिए यहाँ आप लोग लिखेंगे 4, 5 और 7 के स्थान पे आप उल्टा कर देंगे, आप संख्या लिखेंगे 7, 5 और 4। ठीक है, इससे भाग देने पे क्रमशः है बचता क्या है, 2, 3, 4 बचता है, ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे 2, 3 और 4 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। 7, 5, 4 यहाँ पे चेंज कर देना और उसके बाद में 2, 3, 4 यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फटाफट से वीडियो पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 देखें अभी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, और प्रश्न संख्या 2 में मैंने आपको एक संख्या बताई थी। इसकी परिभाषा मैंने पिछले 4 क्लासों में बताई थी, मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं एक बार वापस से लेके आ गया हूँ, ठीक है। देखिए पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको मैंने बताई थी पिछली क्लासों में, तो अगर आपको पता हो तो फटाफट से एक उदाहरण कमेंट कर दीजिए कि सर ये पैलिंड्रोम संख्या है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम संख्या होती क्या है, क्या होती है, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो देखिएगा। पैलिंड्रोम संख्या कुछ नहीं होती, कोई मतलब विशेष चीज नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो बहुत से बच्चों को तो आता ही होगा ये चीजें, बट जिन्हें नहीं आता है पैलिंड्रोम संख्या के बारे में नहीं पता, वो लोग देख लीजिए कि पैलिंड्रोम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें चाहे राइट से लिखो चाहे लेफ्ट से लिखो, दोनों बराबर ही मान आएंगे, ठीक है। जैसे मैं संख्या लिख दूं 2, 3, 4, 3, 2। अब 23,432 है, इसको आप उल्टा लिखिए, उल्टा लिखेंगे तो 2 पहले आएगा, 3, 4, 3, 2, वही संख्या बनेगी ना वापस से। तो ये संख्याएं कौन सी हो जाती है, ये संख्याएं पैलिंड्रोम संख्याएं हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया सभी को कि पैलिंड्रोम संख्याएं कौन सी होती है। तो पैलिंड्रोम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें चाहे लेफ्ट से लिखो चाहे राइट से लिखो, दोनों संख्याओं का मान हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, और अगला प्रश्न है कि परिपूर्ण संख्या ये कौन सी होती है, परफेक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। परफेक्ट नंबर कौन सा है, परिपूर्ण संख्या। अब परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण परफेक्ट होती है, ये देखिए पहले, ठीक है। परफेक्ट नंबर, अब देखिए परफेक्ट नंबर की बात करें, हमें थोड़े स्पेस चाहिएगा इसीलिए इसे हटा देते हैं, रुकिए। देखिए परिपूर्ण संख्या की बात करें अगर, तो परिपूर्ण संख्या में सबसे पहले आप लोग यही समझेंगे कि यार परफेक्ट बोला है तो 10, 11 ऐसी संख्याएं जो मतलब पूरी की पूरी होती है वो परिपूर्ण होगी, लेकिन नहीं, ये परिपूर्ण संख्याएं नहीं होती। परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है, आपको गुणनखंड पता है ना। जैसे 28 है, मैं सबसे पहले 28 नहीं, मैं पहले 12 लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कोई उदाहरण लेते हैं 12। अब 12 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, 12 के गुणनखंड निकालिएगा, 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग 12 में जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है। अब देखिए इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसको तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। बचे हुए जो भी चीजें हैं उन सभी को जोड़ने पे, बचे हुए सभी जो गुणनखंड है उन्हें जोड़ने पर अगर हमें 12 प्राप्त हो जाए, तो जो 12 है वो परिपूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 12 प्राप्त होता है क्या, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, 16 प्राप्त होता है, तो 12 और 16 बराबर थोड़ी ना है, तो ये परिपूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, एक आध उदाहरण तो दीजिए, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये होगी परिपूर्ण और ये नहीं होगी। तो उदाहरण देखिए, जैसे मैं संख्या लिखूं 28, ठीक है, संख्या लिखूं 28, तो 28 में आप लोग उदाहरण समझिए, और 28 के आपको गुणनखंड पता है। तो गुणनखंड देखिए 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 का भाग तो नहीं जाता, 4 का भाग जाता है, फिर 7 का भाग जाता है और फिर 14 का भाग जाता है, और उसके बाद में खुद 28 का जाता है। ये गुणनखंड हो गए। अब देखिए 12 को शामिल क्यों नहीं किया, अरे 12 को शामिल करेंगे तो हमेशा ही किसी भी संख्या का देख लीजिए, अगर खुद को शामिल करके कुछ और चीजें भी जोड़ेंगे तो वो उससे तो ऊपर ही चला जाएगा ना। तो वैसे तो फिर परिपूर्ण संख्याएं कोई भी नहीं होंगी, इसलिए हम लोग जो नंबर है उसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसको तो हमें ऐड करना नहीं है, बचे हुए को जोड़ना है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो 28 के बराबर आ गया ना, तो 28 एक परिपूर्ण संख्या है। समझ में आया कि परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, हम लोगों ने तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए, इसे तो हटाना पड़ेगा। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है और अंतर इनका 14 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले दो इक्वेशन बनेंगी इसमें, और फिर इक्वेशन हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारी विधियां हैं हमारे पास में, किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। एक ग्राफ मेथड भी होता है, लेकिन ग्राफ मेथड तो ऑब्वियसली हम लोग काम में नहीं लेंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग 70 दे रखा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। संख्याएं मैंने मान ली है कि x और y है, ठीक है। और इनका अंतर 14 दे रखा है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि विलोपन विधि भी है और प्रतिस्थापन भी है। चलिए दोनों विधियों से समझा देते हैं। विलोपन विधि क्या होती है कि किसी एक को समान करके और उसके बाद में उसे जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इन्हें समान करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ प्लस का वाई है, यहाँ माइनस का वाई है। अगर मैं इसे एज इट इज जोड़ दूँ तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इन्हें जोड़ूंगा तो ये कट गए। अब यहाँ ये अक्स और अक्स कितना हो जाएगा? 2 अक्स जोड़ा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितने? 84। अब अक्स का मान कितना आ जाएगा? 42, ठीक है। तो अक्स का मान कितना हो गया? 42। और उसके बाद में वाई का मान आराम से किसी भी एक संख्या में मान रख के निकाल सकते हैं। तो अक्स का मान 42 है, तो वाई का मान 70 माइनस 42, कितना बचेगा? इधर तो दिखेगा ही नहीं ना, सामने लिखते। तो देखिए 50 से 8 कम और उसके बाद 20 ऊपर, तो 28 बच जाएगा, ठीक है। 28 बच जाएगा। अक्स का मान 42 है, 42 में से 14 भी घटा सकते हैं, 70 में से भी 42 घटा सकते हैं, कोई भी विधि काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर प्रतिस्थापन क्या है? ये तो विलोपन हम लोगों ने देख ली। तो देखिए प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक का मान दूसरे में रखना होता है। तो अक्स प्लस वाई का मान 70 दे रखा है और अक्स माइनस वाई का मान 14 दे रखा है। यहां से मैं अक्स का मान निकाल सकता हूँ कि अक्स का मान हमारा हो जाएगा y+14, प्रतिस्था मतलब वो पक्षांतरण करके, ठीक है। अब प्रतिस्थापन क्या कहता है कि समीकरण इसको 1 दे देंगे, समीकरण इसको 2 दे देंगे। अब 2 से 1 में मान रखेंगे किसका? अक्स का। तो y+14 प्लस वाई बराबर 70, ठीक है। अब यहाँ 2y बराबर 70 में से 14 गए, कितने? 56 बचेंगे। तो y का मान 28 आ गया। और अब वापस से किसी भी समीकरण में y का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो y का मान 28 आया, तो x का मान 14 प्लस 28 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो दोनों ही विधियों से हमारे आंसर हमारे सामने है। क्लियर है? आगे बढ़े अभी। क्लियर है ना? दोनों वीडियो से मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग पूरी की पूरी रीट भर्ती के लिए पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट करेंगे। पूरी की पूरी थ्योरी में एकदम मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे। और साइकोलॉजी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने चला रखे हैं, तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगला प्रश्न देखिए, अभी जाना कहीं नहीं है, टॉपिक क्लियर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। भले ही हम लोग एक ग्रीन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को कम मत समझिएगा कभी भी, ठीक है। देखिए, 200 से 500 के बीच में सीधा सीधा यहाँ पे हाईलाइट करिएगा। सबसे पहले बीच में पूछा है, दोनों को ही शामिल नहीं करना हमें, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? देखिए, आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि 1 से 20 तक अगर आपको 2 से विभाजित होने वाली देखनी है, तो आप लोग क्या करते हैं? 20 में 2 का भाग देके 10 आ जाएगी। तो 10 संख्याएं ऐसी होंगी कि जो 2 से विभाजित है, ठीक है। 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से विभाजित है। अब उसी प्रकार पूछा क्या है? 200 से 500 के बीच में, 200 से 500 के बीच में पूछा है। तो देखिए, यहां देखिएगा, इसे इरेज करते हैं, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। अब देखिए, यहाँ 200 है। अब 200 से 500 के बीच में कौन कौन सी संख्याओं से शुरू हो जाएंगे? मतलब 201 से लेकर 499 तक पूछी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँ 1 से 499 तक कितनी है कुल, और उसके बाद में मैं निकाल लूँ 1 से 201 तक कितनी है, ठीक है। अब इनको मैं अगर घटा दूंगा तो 201 से लेकर 499 तक क्या आ जाएंगे ना मेरे सामने। तो देखिए, 201 में सबसे पहले 13 का भाग दीजिए। 13 का भाग देंगे तो कितना होगा? 13 एकम 13, उसके बाद 7 बचेगा और एक, 13 पंजो 65, ठीक है।
तो 15 संख्या ऐसी है 200 से छोटी जिनमें 13 का भाग जाता है, ठीक है। 201 से छोटी मतलब, ठीक है, 15 संख्या ऐसी है। उसके बाद में 499 में 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, ठीक है, 3 बार जाएगा। अब 109 बचा। अब 109 में 13 का भाग दीजिए। देखिए बेसिक सी चीज है। क्या चीज है कि अब जैसे ही आप लोग भाग देते हैं, अब जैसे ना ये कॉन्सेप्ट ना, एक मिनट, हाँ यहाँ लिखते रुके थोड़ा सा, एक चीज और समझाता हूँ मैं पहले आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ कहाँ और काम आता है। देखिए आप लोगों से आगे इसी क्लास में मैंने बहुत से प्रश्न ऐसे भी दिए हैं कि आपको प्रश्न दे देगा कि 100 तक की सम संख्याओं का योग, 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो उस चीज में आपको निकालने में आसानी होगी। आसानी क्या होगी कि आप लोग जैसे ही मतलब यहाँ देखिए, जैसे 1 से 100 तक की सम संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप लोग गिनेंगे थोड़ी ना एग्जाम में हर बार, गिन तो सकते नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, 100 में जैसे दो दो से विभाजित जो संख्याएं होती है वो सम संख्याएं होती हैं, तो आप लोग देख लेंगे कि सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 से भाग दे के, ठीक है। 2 से भाग देंगे कितनी, 50 सम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब 50 सम है तो बची हुई 50 कितनी हो जाएंगी, 50 विषम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के प्रश्नों में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड को काम में ले सकते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने अभी, क्या कर रहे थे, ये कर लिया था। उसके बाद में जी हाँ, ये भाग दे रहे थे। तो देखिए 109 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 100, कहाँ कर रहे थे हम लोग, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ 109 बचा था, ठीक है ठीक है ठीक है। 8 बार भाग देंगे, 8 बार भाग देंगे तो कितना बचेगा, 108, 104 बार चला जाएगा, 5 से स्वल बच जाएगा, ठीक है। तो 38 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 से छोटी है और 13 से विभाजित है। अब हमें निकालनी है 200 से 500 के बीच में, तो 38 से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, 38 से 15 घटाएंगे तो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो 23 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 से 500 के बीच में है, और जिनमें किनका भाग चला जाता है, जिनमें 13 से भाग चला जाता है। क्लियर है। तो 23 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इधर वाला, ठीक है। आगे जब प्रश्न आएंगे तो समझेंगे। चलिए अब देखिए, एक ना कॉन्सेप्ट सभी को, एक ना क्लियर मतलब कर लेंगे हम कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, एक सेकंड आप रुकिए जी। एक ना डाउट सभी को रहता है कि भाजक, भाज्य, भागफल ये सब क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं का मतलब बहुत सारों को कंफ्यूजन रहता है और नंबर भी कटते हैं। इसीलिए क्या सोचते हैं सब लोग कि ये अगर होते नहीं तो ही अच्छा था, ठीक है। तो आप लोग अब एक काम करिए, इसका फटाफट से मुझे आंसर दे दीजिए प्रश्न का। अगर आपको पता हो ना तो आंसर दे दीजिए फटाफट से। देखिए जब भाज्य, भाजक और भागफल पूछा जाए तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। जैसे आप यहाँ भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ संख्या होती है वो हमेशा होती है भाज्य, जो बाहर की तरफ संख्या होती है वो हमेशा होती है भाजक, जो यहाँ होती है वो संख्या होती है हमेशा, एक सेकंड से स्पेल क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ होती है भागफल, ठीक है। और जो लास्ट में बचती है वो हमेशा होती है शेषफल, ठीक है। अब देखिए, जीरो में जब 20 का भाग देते हैं, जीरो में 20 का भाग देते हैं तो जीरो आता है, यहाँ जीरो बनेगा और यहाँ जीरो बचेगा, ठीक है। अब देखिए मिलान कर लीजिए, भाज्य पूछा है सबसे पहले, क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले भाज्य पूछा है तो भाज्य ही बताएंगे। भाज्य क्या है, जीरो है। भाजक क्या है, भाजक 20 का भाग दे रहे हैं, 20 है। भागफल क्या मिला हमें, जीरो मिला। और शेषफल क्या मिला हमें, जीरो मिला। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सरल रहता है, बट ये स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत सारों को याद नहीं रहती, तो इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल दूं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बस आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में फोकस करिएगा, अगले प्रश्न में कि सबम सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में कितने शून्य बनेंगे। देखिए यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके सिलेबस में इतना बड़ा नहीं है L1 में, तो उसके लिए L2 की एक विशेष क्लास ली जाएगी, उसमें हम लोग समझेंगे। तो ये तो कॉमन क्लास है, इसमें तो समझा नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि यूनिट डिजिट के जो एक आध जीरो वगैरह बनने के जो प्रश्न आते हैं, जो लास्ट में शून्य के जो प्रश्न आते हैं, वो आपको इस क्लास में करवा दिए जाएं, एक दो प्रश्न जो दोनों में मतलब पूछे जाने की संभावनाएं बने, ठीक है। तो देखिए क्या है ये प्रश्न। ये प्रश्न है कि शून्य बनना पूछा और सभी विषम संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है। देखिए शून्य बनता कब है, शून्य हमेशा, जैसे हमारे पास में
9 अंक है, ठीक है, कौन से 1 से 9 तक। 0 को गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली सभी को पता है जो शून्य है वो बनना ही है, लेकिन आपके पास में मैन तो 9 अंक है, ठीक है, 1 से 9 तक। अब इनमें से किन दो को आप गुणा करेंगे कि शून्य बनता है, तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग केवल 2 और 5 को गुणा करके ही शून्य बना सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जब 2 को और 5 को गुणा करेंगे ना तभी 0 बनेगा, वरना 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम होती है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब इनमें देखिए 5 तो बहुत मिलेगा आपको, 5 यहाँ मिलेगा, 15 आएगा वहां मिलेगा, 20 आएगा वहां मिलेगा, ठीक है। 5 तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, 20 तो विषम नहीं होते ना, सॉरी माफ कीजिए। 25 आएगा, 35 आएगा, तो ये सारे 5 तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको दो कहाँ मिल रहे हैं, दो को मिलेगा अगर किसी संख्या में तो दो का तो भाग ही चला जाएगा, तो वो तो विषम रही ही नहीं। तो मतलब विषम संख्याओं में दो नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो अगर दो ही नहीं मिलेगा, केवल 5 मिलेगा, तो शून्य बनेगा ही नहीं। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य ही होगी, मतलब एक भी 0 नहीं बनेगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, वही कॉन्सेप्ट है, वही उत्तर नहीं होगा, एक उत्तर बदलेगा। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले आप लोग फाइंड कर लीजिए कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में आपको पता है आगे कहीं कुछ नहीं आने वाला, 2 और 5 भी, क्योंकि अगर 2 और 5 आ गया तो उनमें तो भाग चला जाएगा 2 और 5 का, तो फिर वो तो अभाज्य रही नहीं। लेकिन आपको यहाँ 2 और 5 जरूर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ गुणा करेंगे 10 बनेगा, मतलब 1 0 यहाँ बन रहा है, तो वो अंत तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी, 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए, 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्याएं जो हैं उनमें आप लोगों को पता है कि दो तो, चलिए बताइए मेरे को, दो है वो ज्यादा आएंगे या फिर 5 ज्यादा आएंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं में दो ज्यादा आएंगे या फिर 5 ज्यादा आएंगे। दो तो देखिए हर दूसरी संख्या में मिलेगा आपको। अब जैसे 2 है, फिर 4 भी आएगा, तो 4 में आपको पता है 2 गुणा 2 मिलेगा। उसके बाद में 6 आएगा, वहां 2 गुणा 3 मिलेगा। 8 आएगा तो आपको पता है 2 गुणा 2 मिलेगा। 16 आएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे दो मिलेंगे, लेकिन 5 थोड़े ना हर जगह पे मिलते हैं आपको। तो 5 तो मतलब लिमिटेड है। तो अगर हम लोग 5 की संख्या निकाल लें, क्योंकि जो संख्या कम से कम होगी उतने तो 0 बनेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 10 तो 2 है और 5 हमारे पास में 5 है, ठीक है। तो 5 ही तो जोड़े बना सकते हैं हम लोग 2 और 5 के, क्योंकि 5 हमारे पास में 5 ही है, तो यहाँ पे 5 ही 0 बनेंगे। तो अब देखना हमें ये है कि 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है। 5 निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 100 तक की पूछिए तो 100 में भाग देंगे 5 का, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10 और 0, 20 बार, ठीक है। यहाँ कंप्लीट पूरा का पूरा भाग चला गया। अब 20 में आप लोग 5 का भाग देंगे, कितनी बार, 4 बार जाएगा और 20 आएगा, यहाँ 0, ठीक है। अब 4 में 5 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो आगे भाग नहीं देंगे, बस इतना ही रोकना है हमें। अब देखिए जो भागफल है उनको जोड़ना है, तो 20 + 4 कितना मिला, 24। अब जो 24 है ना वो 5 है, मतलब 100 तक की संख्याओं में 24 बार 5 आता है। अब 24 बार 5 आता है तो 24 दो तो हमें आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 24 बार दो तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो हमारे जो शून्यों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी 24 हो जाएगी। क्लियर है, आंसर हमारा 24 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे हमने नहीं पढ़े ना फॉर्मूलाज वगैरह, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं, कर ही तो नहीं पाएंगे, प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। देखिए लगातार n जब विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो उनका योग का फॉर्मूला होता है अक्स स्क्वायर। योग का फॉर्मूला क्या होता है, अक्स स्क्वायर। यहाँ देखिएगा फॉर्मूला होता है अक्स स्क्वायर। यहाँ अक्स क्या है, अक्स है विषम संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती है, 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती है। देखिए वही तरीका है, 100 में 2 का भाग देके सम निकाल दो, 50 सम होती है और 50 विषम होती है, ठीक है। तो विषम संख्या कितनी है 50, और योग कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500।
तो आंसर कितना हो गया 2500। बस सीधी सी बात है, समझ में आया। फॉर्मूला क्या है, अक्स स्क्वायर, विषम संख्याओं की संख्या निकाल लो, उसके बाद में अक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। आगे बढ़े, चलिए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए भी फॉर्मूला यही है कि अक्स गुणा अक्स प्लस 1। ठीक है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि अक्स गुणा अक्स प्लस 1। अक्स क्या है, सम संख्याओं की संख्या। कितने सम संख्याएं होती है 1 से 50 के बीच में, 50 होती हैं। 50 गुणा 50 में एक जोड़ के 51। अब 51 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 5 25 इंटू 0। ठीक है, तो 2550 हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी प्रश्न है, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको। आगे बढ़े, आगे देखिए 51 से 100 तक, एक सेकेंड, 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग कितना होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, मैं कहूंगा। 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, अब देखिए दो तरीके होते हैं इसके। सबसे पहले आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी पढ़ी होगी आप लोगों ने, वहां से आप लोग हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इजी पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा फॉर्मूले से ही समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले दो होते हैं, ठीक है, दो फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको किसी ए से बी तक की संख्याओं का अंतर पूछा जाए, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर अंतर ठीक है आप लोगों ने निकाल लिया, तो जो अंतर है वो लिखेंगे, अंतर में एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे योग से। ठीक है, और भाग दे देंगे 2 से। ये आपका फॉर्मूला बनता है। नहीं समझे होंगे आप, दोबारा समझाता हूँ, रुकिए। जी हाँ, ए से बी तक की संख्याओं का योग पूछ ले अगर, जैसे प्रश्न में पूछा है ए 51 है और बी क्या है हमारा 100 है। 51 से 100 तक की संख्याओं का योग अगर पूछ ले तो आपको सबसे पहले करना क्या है, दोनों का अंतर निकाल के एक जोड़ देना है। ए और बी का अंतर निकाल के एक जोड़ देना है, गुणा करना है दोनों के योग से और भाग देना है, दो संख्याएं हैं तो 2 से। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखिए अंतर याद करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 100 में से 51 घटाएंगे 49। ठीक है, अब अंतर में एक जोड़ना है तो 50 बन गया, और इनका योग कितना 151 डिवाइड बाई 2। इनको गुणा करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 5 25, हासिल 2, 5 एकम 5 और 6 7, 755। ठीक है, ऊपर जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, बट्टा 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाने के बाद में एक बचेगा, 7 बार जाएगा, एक बचेगा, 7 बार जाएगा, और एक बचेगा 5 बार जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3775। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिएगा, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। देखिए ये प्रश्न मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि उस क्लास में हम लोग करना भूल गए थे जिसमें हम लोगों ने विभाजकता के नियम पढ़े थे। ठीक है, विभाजकता के नियम पढ़े थे, विभाजकता के नियमों से संबंधित है ये चीज, और उसमें हम लोगों ने नहीं किए थे तो आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति से लिखी जाए, जैसे 6 बार पुनरावृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जैसे मैंने लिख दी 6 6 6 6 6 और 6, या फिर मैंने लिख दी 5 5 5 5 5 5, ऐसे कोई 6 बार एक ही अंक रिपीट हो ना, तो उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जाता है ये पूछ रहा है। तो देखिए उन संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा हमेशा, और संख्याओं का भी जा सकता है पर इनका तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 3 का हमेशा जाएगा, उसके बाद में 7 का भाग हमेशा जाएगा, 11 का भाग हमेशा जाएगा, 13 का भाग हमेशा जाएगा, उसके बाद में 21 का भाग और 37 का भाग। ये संख्या याद रखिएगा, इनका भाग हमेशा जाएगा। ठीक है, और कभी आपके सामने आ जाए या कहीं आपको बीच में मैथ्स में भी थोड़ा काम में लेने की आवश्यकता पड़े तो आप लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बट ये याद रखिएगा कि 3 7 11 13 21 37, तो इनका भाग तो इन संख्याओं में हमेशा ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे कोई प्रश्न नहीं है, आज की क्लास यहीं समाप्त करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से जो L1 और L2 का जो कॉमन नंबर सिस्टम है वो यहाँ कंप्लीट होता है। L1 वालों के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट होता है और L2 वालों के लिए एक दो क्लासेस और बचेंगी। ठीक है, तो
हम लोग अब जब पढ़ेंगे कभी भी नंबर सिस्टम, तो वो केवल L2 के लिए होगा, लेवल 2 के लिए होगा। बाकी प्रैक्टिस क्लासेस लेके आएंगे तो वो L1 वालों को भी करनी है और L2 वालों के लिए भी होंगी वो क्लासेस। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।